हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट के टॉपिक्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो गाइज, वैसे ही आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एनवायरमेंटल प्लेसेस इन न्यूज़। यानी कि जनरली अगर आप इसको देखें तो उन प्लेसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो करंट में भी हैं और एनवायरमेंट पर्पज से भी जो है वो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रखते हैं। तो गाइज, चलते हैं अपने पहले प्लेस की तरफ, दैट इज सेला टनल। ठीक है, आपने सुना होगा अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है इसको इनॉग्रेट किया है। और ये सेला टनल कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो सेला टनल है आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले रिसेंटली क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या करा है कि सेला टनल को जो है एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम से इसका नाम बताया गया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसको जो है वो इनॉग्रेट कर दिया गया है आम जनता के लिए। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, तो ये जो टनल है, ठीक है, ये बनाई गई है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। 13,000 फीट की ऊंचाई पे ये टनल बनी है। एंड इट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी कि चाहे कोई भी मौसम हो, बर्फ का हो, बारिश का हो, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो रहेगी। यानी कि हर एक वेदर में जो है वो ये टनल का यूज रहेगा। जैसे कि आपकी रोहतांग में जो अटल टनल है वो भी आपकी क्या है? ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल है। तो वैसे ही सेला टनल भी जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स है, ठीक है, जैसे कि वहां पे जो फौज है, हमारी भारतीय सेना है, उसकी मूवमेंट भी जो है वो काफी आसान हो जाएगी फ्रंटियर रीजन में। क्लियर? अगर हम बात करें सेलर टनल की, तो ये बनाई गई है एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 825 करोड़। लगभग 800 करोड़ की जो है वो टोटल लागत लगी है इसको बनाने में। एंड इज बीइंग हेल्ड एज द लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल इन द वर्ल्ड एट सच एन एल्टीट्यूड, कि इस एल्टीट्यूड में जो है वो सबसे लंबी जो है वो एकमात्र ट्रेन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल। ठीक है, और इसको जो बनाया है टनल को, दैट वाज बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ ने बनाया है, विच कनेक्ट्स असम तेजपुर टू द वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यानी कि असम की एक डिस्ट्रिक्ट और अरुणाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट को जो है वो ये आपस में कनेक्ट करेगी। क्लियर? इसकी अगर हम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट विल प्रोवाइड बेटर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड वेपनरी टू वेरियस फॉरवर्ड लोकेशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। ठीक है, तो एलएससी जो है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो वहां पे जो मूवमेंट्स या फिर मशीनरी या फिर वेपन्स की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो जो हमारा जो ये सेलर टनल है, ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया जो है वो काम करेगी। अगर हम इसकी बात करें तो अकॉर्डिंग टू मिलिट्री ऑफिशियल, ठीक है, the tunnel is expected to boost the preparedness of the armed forces and augment the socio-economic development of the border region। ठीक है, तो वो जो बॉर्डर रीजन है, क्योंकि हम आपको पता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, हमेशा जो है वो चर्चाओं में रहता है। वहां पे कुछ ना कुछ चाइना के साथ जो है वो हमारी बातचीत या फिर कोई ना कोई मीटिंग्स या फिर कोई ना कोई जो है वो चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो काफी हाईलाइटेड है, तो उस चीज के लिए भी जो है वो ये टनल बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करेगी। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है रैंगपो, सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन। तो अभी आपको पता होगा कि सिक्किम का जो है वो पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, दैट इज रैंगपो। ठीक है, तो रिसेंटली क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या करा है कि वहां पे फाउंडेशन स्टोन रखा है, उसकी स्थापना करी है और इसका काम जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये सिक्किम का जो है वो फर्स्ट रेलवे स्टेशन जो है वो बनने जा रहा है, और जहां पे बनने जा रहा है उस जगह का नाम है रैंगपो। तो ये आपने नाम जो है वो याद रखना है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि इट एम्फसाइज्ड दैट द स्टेशंस डिजाइन विल ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द रिच कल्चर, हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर ऑफ द हिमालयन स्टेट। ठीक है, कि जो स्टेशन का डिजाइन बनेगा वो एज पर द हिमालयन आर्किटेक्चर के हिसाब से, वहां का जो कल्चर है उस हिसाब से जो है वो उस रेलवे स्टेशन को डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, अगर आगे आगे चले हम, द फाउंडेशन स्टोन लेइंग फॉर द रैंगपो रेलवे स्टेशन इज अ हिस्टोरिक एंड प्राउड मोमेंट फॉर सिक्किम एज पर द गवर्नर ऑफ सिक्किम। ठीक है, उन्होंने भी इस फंक्शन में पार्ट लिया था और उन्होंने हाईलाइट किया है कि इट इज द सिग्निफिकेंस इन द कंटेस्ट ऑफ विकसित भारत 2047, जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, विकसित भारत एट 2047, जिसमें वेरियस हम काम कर रहे हैं, हमारी जो देश है वो हमारा काम कर रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस पे, तो उसी का ही एक पार्ट बताया कि ये भी जो है एक विकसित भारत का ही पार्ट है। और ये क्या करेगा कि टूरिज्म को भी जो है वो बढ़ावा देगा। तो जो टूरिज्म है वो भी जो है वो इजिली वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, रेलवे जो है वो एक बहुत बढ़िया मीडियम कहा गया है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो जब रेलवे यहाँ पे आएगी, रेल स्टेशन यहाँ पे आएगा, तो टूरिज्म के लिए भी वहां तक पहुंचना जो है वो ईजी रहेगा। ये जो रेलवे स्टेशन है, द रैंगपो रेलवे स्टेशन, ठीक है,
ये 45 किलोमीटर रेल लाइन है, कहाँ से कहाँ तक, सेवोक नियर सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल, वहां से लेकर रैंगपो इन सिक्किम। तो सिलीगुड़ी यानी कि वेस्ट बंगाल और सिक्किम को एक तरह से ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। और इस रेलवे लाइन पे लगभग 14 टनल्स हैं, 22 ब्रिजेस है विद 3 स्टेशन बिटवीन सेवोक एंड रैंगपो। तो इन दो स्टेशन के बीच में, सेवोक एंड रैंगपो के बीच में 3 माइनर स्टेशन भी रहेंगे, जिसमें 14 टनल्स और 22 ब्रिजेस का जो है वो यूज किया जाएगा। क्लियर। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया था इरकॉन इंटरनेशनल को। इरकॉन आपकी जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इरकॉन इंटरनेशनल ने इस प्रोजेक्ट को लिया था मई 2010 में एट अ कॉस्ट ऑफ नियरली 4000 करोड़, ठीक है। और उसने कहा था कि ओरिजिनल डेडलाइन थी 2015 की, मई 2015 तक जो है वो इसको काम जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम डिलेज, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में काफी डिलेज हुए, ठीक है। उसके बाद इसको रिवाइज किया गया इस प्रोजेक्ट को, और फिर नई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाली गई लगभग 12,000 या 12,500 करोड़ रुपए। और ऐसा कहा गया है कि अब इस कंस्ट्रक्शन का जो कंप्लीशन का जो डेट है वो होगा दिसंबर 2024। और अगर मैं आपको बता दूं तो इस रेलवे स्टेशन का जो काम है लगभग 60 to 70% ऑलरेडी हो चुका है, और दिसंबर 2024 तक जो है वो इसको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आगे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारा गेवरा माइन, ठीक है। अब ये जो गेवरा माइन है ये हमारी एशिया का सबसे बड़ा जो है वो लार्जेस्ट कोल माइन बनने जा रहा है, ठीक है। कैसे बनने जा रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा गेवरा माइन है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ में, देखो ये आपको बहुत जरूरी है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो छत्तीसगढ़ में हमारा गेवरा लाइन है, और ऐसा बोला जाता है कि जो ये गेवरा माइन है ये एनर्जी का भारत में, ठीक है, बहुत बड़ा जो है वो एक सोर्स है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, कोल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो अब जो है ये जो गेवरा माइन है, ठीक है, SCCL का छत्तीसगढ़ में, इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा कोल माइन जो है वो ये बनने जा रहा है, और एनवायरमेंटल इसकी क्लियरेंस जो है वो मिल चुकी है, ठीक है। किस चीज के लिए, टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि अब जो है वो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस किया जाएगा। एट प्रेजेंट 52.5 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से जो है वो कैपेसिटी जो है वो इसकी है, लेकिन अब जो है वो इसको बढ़ा के लगभग कितना कर दिया जाएगा, 70 मिलियन टन जो है वो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर। अब देखो ये जो चीजें हुई हैं ये दो मिनिस्ट्रीज को एक साथ लेकर उनके एफर्ट से हुई हैं। और कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्योंकि अगर देखो अगर हम इसमें अगर कोल की बात करें तो वहां पे एनवायरमेंट भी जो है इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। वहां पे जो है वो काफी अमाउंट ऑफ कार्बन भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को भी जो है वो साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि इट शुड बी अ सस्टेनेबल, ऐसा ना हो कि हमारे नेचर को जो है वो ज्यादा दिक्कतें हो और हमारा नेचर जो है वो ज्यादा अफेक्ट हो, हमारा एनवायरमेंट ज्यादा इफेक्ट हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखकर ही जो है वो इन्होंने ये डिसीजन लिया है। क्लियर। अब देखो जैसे कि आपको पता है कि एज इंडिया स्ट्राइव्स टू मीट इट्स ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उसी के हिसाब से उसी को देख के जो है वो इस जगह को प्रमोट किया गया है, इस जगह का जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको एनहांस किया गया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसी तरह से कर दिया, यहाँ पे हमें जो है वो मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा उसको भी कम करके इस चीज को जो है वो किया गया है। क्लियर। ऐसा नहीं है कि हमारा एनवायरमेंट जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो। क्लियर। आगे चले तो 14 हाई रिस्क जोन्स आइडेंटिफाइड इन जोशीमठ। देखो आपको पता है जोशीमठ में पहले भी जो है वो काफी बड़ी आपदा आई थी, है ना। तो जोशीमठ आपका उत्तराखंड में है, और यहाँ पे जो है वो 14 हाई रिस्क जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे किया गया है कि यहाँ पे चेक किए गए हैं, असेस किया गया है, सर्वे किया गया है, और देखा गया है कि कहाँ पे क्रैक्स हैं, कहाँ पे जो है वो चीजें जो है वो ज्यादा खराब है, ठीक है। और ये किसने करा है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई बार जो है वो आपके इंस्टीट्यूट का नाम पूछ लिया जाता है, तो CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने ये असेसमेंट टेस्ट किया है, इसको आइडेंटिफाई किया है, एंड इट आइडेंटिफाइड 14 हाई रिस्क जोन्स, ठीक है। और ये अलग अलग जगह में जो है वो ये जोन्स आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। क्लियर। और ऐसा बोला जाता है कि लगभग 1000 रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर फॉल इन दीज हाई रिस्क जोन। ये लगभग 1000 रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्लेसेस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो इन 14 जोन्स में जो है वो आते हैं, यानी कि हाई रिस्क जोन्स में आते हैं। क्लियर।
तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जापान गेट्स न्यू आइलैंड आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन। देखो आपको पता है कि जापान में जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन होती रहती है, ठीक है। तो उसी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एक नया आइलैंड जो है वो बन चुका है। अब देखें अगर हम बात करें तो देखो जापान विच इज नॉन फॉर इट्स स्टनिंग लैंडस्केप्स एंड जियोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, कि वहाँ पे लगभग कोई ना कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो होती रहती है, ठीक है। एंड हैज रिसेंटली विटनेस द बर्थ ऑफ अनदर आइलैंड इन इट्स आर्कीपेलागो, कि एक नए आइलैंड का जो है वहाँ पे जन्म हुआ है। और ये जन्म कैसे हुआ? ड्यू टू सीरीज ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन नियर आइवोटो आइलैंड इन द ओगसवारा आइलैंड चेन। तो आइवोटो आइलैंड जो है जो जापान में है, ठीक है, वहां पे सडन जो है वो एक सीरीज ऑफ वॉल्केनिक एरप्शंस हुई, जिसकी वजह से एक नया आइलैंड जो है वो बना। क्लियर? अब देखो ये जो वॉल्केनिक एरप्शन है इसने क्या कर दिया, एक न्यू लैंड को जो है वो जन्म दे दिया। अगर इसकी बात करें तो ये जो इरप्शन हुई थी, ठीक है, न्यू आइलैंड जो बना था, दैट इज रिजल्टेड फ्रॉम अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन दैट कमेंस्ड इन अक्टूबर 2023 में जो है वो ये इरप्शन हुई थी, वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, ठीक है। कहाँ पे? आइवोटो आइलैंड विच इज अ पार्ट ऑफ द ओगसवारा आइलैंड चेन, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर साउथ ऑफ टोक्यो। टोक्यो से लगभग 1200 किलोमीटर साउथ में जो है वो ये जगह सिचुएटेड है। क्लियर? तो ये है आपका, ठीक है। अब इसमें देखो होता क्या है कि व्हेन मैग्मा इंटरेक्ट्स विद वाटर क्रिएटेड अ लैंड मास अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर इन डायमीटर, कि जब वो मैग्मा एकदम से निकलता है, ठीक है, और जब वो पानी के साथ मिक्स होता है, टकराता है, तो वो एक लैंड मास जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो एक लैंड जो है वो वहां पे बनता है, लगभग 100 मीटर डायमीटर की जो है वो यहाँ पे लैंड मास बना है, जिसको हम बोलते हैं कि एक नया आइलैंड जो है वो बन के तैयार हुआ है। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस थे जो कि आपके रिसेंट न्यूज में रहे हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और हम जो भी आपके लिए लेकर आते हैं वीडियोस, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो आपके लिए वीडियोस आती हैं, उनको आप नोट डाउन जरूर करें, अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ें जरूर, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है गाइज, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।